Assalamualaikum everybody. This is BaKhabar episode 9. 9 episode तक हम लोग पहुंच चुके हैं. Pitch and thank you for staying with us, for enjoying our content, for giving us this feedback. As usual, I have Faiz with me from Macro Pakistani. हमने episode 8 में जो बात की थी वो बात की थी बेरोजगारी की, और उससे जो पिछले 2 episodes हैं वो हमने dedicate किए थे महंगाई के ऊपर, क्योंकि वो बहुत important एक topic था जिसमें बहुत कुछ था जो uncover किया जा सकता है. अब जब हम महंगाई की बात करते हैं तब आप बात करते हैं कि एवरेज पाकिस्तानी जो है वो कंज्यूम क्या करता है, उसमें यूटिलिटीज थी और बहुत सारी चीज़ों के साथ एक जो चीज़ है जिस पे काफ़ी खर्चा होता है, जिससे हर इंसान बेजार भी है, जो न्यूज़ में हर 2 हफ्ते में पॉपअप होता है, वो है बिजली और बिजली की कीमतें. और द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. बंदा दुकान कैसे चलाएगा, बंदा बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, देयर आर सोशल implications of still struggling with electricity. And even though I'm an old man, मेरी जवानी से तो मुझे जब तक याद है, I've seen Pakistan, especially in Karachi, mostly in darkness. To the fact कि अभी मैं हैदराबाद में हूँ, and 3 hours ago my parents got a notification from HESCO कि कल से सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिजली आपके पास नहीं होगी. सोचें, अगर आप अपना दिन शुरू कर रहे हैं डार्कनेस में 5 घंटे के लिए, तो आपका दिन आगे का कैसा गुजरेगा. And this is very the dumbfounding thing about this entire thing is कि आज से 3 साल पहले तक तो ये चलो बात समझ में आती भी थी when we had a deficit, but आज contrary to popular belief, Pakistan generates or has an excess supply of electricity, which is absolutely astounding. तो पाकिस्तान का अभी अगर हम बिजली की पिक्चर खींचें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी जनरेशन की, तो आज क्या हालात हैं, कैसा दिखता है पाकिस्तान इस बिजली की सूरत हाल में, आज हम जानेंगे. We again have Faiz with us. Faiz, please tell us about what Pakistan looks like in the landscape of electricity. Thanks, Anin. HESCO की आपने वैसे बात करके, I don't know if a lot of people will be sad after that, क्योंकि मैंने at least numbers देखे, मैं HESCO इतना अच्छा नहीं करता perform, so I feel your pain. मैं भी अभी कराची में बैठा हुआ और के इलेक्ट्रिक I think has improved a bit. Still has a way to go in terms of improvement. लेकिन चले, let's step back and think about कि पाकिस्तान की जर्नी क्या रही है. ठीक है, आपने कराची के मेंशन करा कि used to be in darkness, लेकिन let's think about कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अगर प्लानिंग कर रहे होते हैं हम, ठीक है, हम और आप बैठे होते हैं, हम प्लान कैसे करते हैं. ठीक है, एक तो है आपको पूरे साल की डिमांड पता हो कि कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी और उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, उससे ज्यादा ना करें, उसके थोड़ी देर में बात करते हैं. लेकिन जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी तो प्रोड्यूस करें. ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर डे बहुत वेरी करती है. ठीक है, समर्स का अगर आप टाइम देखेंगे तो हमारी पीक डिमांड जुलाई से सितंबर के बीच में आती है, और पिछले साल इन 2020 ये कोई 26,000 मेगावाट थी एनटीडीसी की, which is separate from K Electric, क्योंकि वो K Electric एक separate entity है. K Electric की अपनी कोई I think 3600 के करीब पीक डिमांड थी. तो अब ये पीक डिमांड के हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं कि एक दिन आएगा पूरे साल में कि आपको इतनी ज्यादा बिजली चाहिए होगी, तो आपको इतनी कैपेसिटी तो रखनी ही पड़ेगी पर डे प्रोड्यूस करने की और ट्रांसमिट करने की. ठीक है, सबसे पहले तो आपको दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. तो विंटर मंथ में फॉर एग्जांपल अगर 12,000 मेगावाट डिमांड है, आप अपनी जनरेशन कैपेसिटी 12,000 नहीं रख सकते, आपको एक्सेस कैपेसिटी बनानी ही पड़ेगी टू बी एबल टू कैटर टू द रेस्ट ऑफ द ईयर. ठीक है, ये सबसे पहली चीज समझने की है. सो अब मैंने जो पीक डिमांड्स की बात करी है और आपने बोला अभी सरप्लस में है कि इलेक्ट्रिक अभी भी डेफिसिट में है. सो कराची वालों की अगर लोड शेडिंग होती है थोड़ी सी, यू कैन स्टिल एक्सप्लेन दैट, क्योंकि 400 को कोई डेफिसिट है, कोई 3200 उनकी जनरेशन कैपेबिलिटी है. तभी आपने अगर अखबारों में देखा हो कि वो उनको एनटीडीसी से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ रही है, राइट, वो उनकी एक्सेस डिमांड पूरी करने के लिए. तो वो एक चीज हो गई. एनटीडीसी की अपनी जो है जनरेशन कैपेबिलिटी कोई 28,000 है. सो देयर 1500 के लगभग उनकी कोई एक्सेस सप्लाई है अभी, एज ऑफ 2020 की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, बट इसको अगर मैं पीछे ले जाऊं 2017 तक फॉर एग्जांपल, हमारा जो डेफिसिट था ना एनटीडीसी का कोई 6,000 मेगावाट था. ठीक है, मैंने अपनी अंडरग्रेड एजुकेशन जो थी वो लम्स में की थी लाहौर में, और हमें पता था लाहौर में क्या हो रहा है. 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है. दैट्स
was the reality back in let's say the 2010s कि हमारी deficit बहुत ज़्यादा था. अब मसला क्या होना है इसके Pakistanis will suffer from too much electricity. 6,000 का डेफिसिट हो रहा था of electricity in 2017. By 2026 जब हमारा मैक्सिमम डेफिसिट होगा वो कोई 6,000 के लगभग सरप्लस होगा, वो 6,000 सरप्लस होगा हमारा. तो हमारे पास 6,000 मेगावाट एक्सेस जनरेशन कैपेसिटी एक दिन की पड़ी हुई होगी, which you will have to end up paying for. लेकिन इसकी हम थोड़ी देर में बाद करते हैं. So just so that people understand a little bit, even a high level understanding of कि जो energy का supply chain है, value chain है, उसके ऊपर अगर so things like NTDC, things like GenCos, things like Discos, अगर आप बहुत briefly समझा सकें so that people can follow through even better. ठीक है. अब इलेक्ट्रिसिटी का मैप समझना जो ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बट लेट्स ट्राई टू गिव इट अ शॉट. तो NTDC है आपकी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. ठीक है. वो जो ट्रांसमिशन का की जॉब होती है वो सर्व करते हैं. नेपरा आपका रेगुलेटर है. ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी. जेनको आपने बोला वो होती है जनरेशन कंपनीज. तो PSO से बेसिकली कोई पाकिस्तान स्टेट ऑयल से कोई फ्यूल लेगा, सम IPP हो सकती है या गवर्नमेंट की कोई हो सकती है पावर प्रोड्यूसर. IPP होता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर. तो वो जेनकोस कहलाते हैं. वो फ्यूल प्रोवाइडर से फ्यूल लेते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. वो फिर NTDC के थ्रू डिस्कोस को ट्रांसमिट करते हैं. डिस्कोस होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और वो आगे जाके फिर कंज्यूमर को दस्तयाब करती हैं. पाकिस्तान में जो मॉडल है ना वो थोड़ा एंटिक्वेटेड सा है कि हमारे यहाँ है सिंगल बायर मॉडल. सिंगल बायर मॉडल का मतलब गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी. ठीक है, CPPA के नाम से जानी जाती है. वो जो है सारे जेनकोस से पैसा लेगी. ठीक है, और NTDC को और जेनकोस को पैसा देगी बिजली लेके, और कलेक्ट करती है वो फिर डिस्कोस से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है. तो ये थोड़ा सा मैप जो है समझने का, पूरी वैल्यू चेन जो है थोड़ी बहुत समझनी पड़ती है. इसमें और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती है जो हम आगे अगर बात करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट एक्रोनिम समझने के लिए आई थिंक इतना काफी है. लेकिन अगर और कुछ सवाल हो तो पूछें. Right, perfect. So people have an basic understanding of the map ताकि आगे जाते हुए उनको और ज्यादा समझ में आ सके. So you've discussed कि यार state है क्या इलेक्ट्रिसिटी की and what the usual terminologies are. अब लेकिन 2017 में तो तक तो हमारे पास you said there was a deficit, और 2020 में if I'm not mistaken 2026 में तो we'll be peaking supply, excess supply, but 2020 में भी हम आज excess supply पे खड़े हैं. So how did this journey happen? Like what has happened कि ये transition ऐसा आया है? So I will not get political over here, but अगर मैं और आप प्लानिंग कर रहे होते, आप प्लानिंग कैसे करते हैं बिजली की, कि हमने पीक डिमांड की बात कर चुकी है, लेकिन हम बोलें कि हर साल जो है डिमांड ऊपर जाएगी GDP के हिसाब से. जितनी GDP ग्रोथ होगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऊपर जाएगी. एंड दैट इज अ वेरी फेयर अजम्पशन. मतलब दुनिया भर में अगर आप पाकिस्तान की भी हिस्टोरिकल देखें, आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड गोज इन लाइन विद GDP, रियल GDP ग्रोथ. ठीक है, जितने हाउसहोल्ड्स डेवलप होंगे उनको और बिजली चाहिए होगी, जितने बिजनेसेस और प्रोड्यूस करेंगे उनको उतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी. तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन होती है दोनों की. तो अब आप 2015 में जब एग्रीमेंट साइन कर रहे थे पिछली IPPs के साथ, यू टुक इनटू अकाउंट कि आपकी GDP ग्रो हो रही होगी 5-6%, 7% पे, जो कि आपकी विजन था एक जमाने में. एंड में हमने जो पिछली 9 एपिसोड में बातें करी हैं, वो 8 एपिसोड में बातें करी, वो यही की है कि हमारी GDP ग्रोथ हैज बीन स्टैग्नेंट. ठीक है, आई थिंक लेस देन 4%, 3% के करीब आपकी ग्रोथ हुई. आपने 6-7% के हिसाब से प्लानिंग की थी. सो पीक डिमांड अगर आप इंक्रीज देखेंगे, आप देखेंगे कोई 3% से इंक्रीज हुई है सिंस दे स्टार्टेड प्लानिंग. लेकिन जनरेशन कैपेसिटी जो है ना वो 12% से ऊपर से इंक्रीज हुई है. तो उन्होंने फ्रंट लोड कर दी जनरेशन कैपेबिलिटी, बिकॉज दे हैड टू एट दैट पॉइंट इन टाइम. बहुत बेहतर प्लानिंग कर सकते थे, लेकिन जब उनकी GDP ग्रोथ की कैलकुलेशन इतनी ऑफ थी और उस वक्त बहुत प्रेशर था कि भाई अभी जितनी बिजली ला सकते हैं लेकर आए ऑन द लाइन, तो उसकी वजह से आपकी इतनी एक्सेस प्लानिंग हो गई. ठीक है, अब वो एक्सेस प्लानिंग इस किस्म की है कि
आई थिंक टिल 2030, अब जाके जो है दोनों जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की इंक्रीज जो है 5.5% पे होगी, लेकिन उससे पहले डेल्टा जो था, डिफरेंस जो था, वो 12% और 3-4% का है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो बहुत बड़ा फर्क था पिछले पास्ट में। ये फर्क कम होता रहेगा जैसे आप आगे जाके थोड़ी पावर प्रोड्यूसर्स रिटायर भी करेंगे आप, क्योंकि पुराने हो गए, आप थोड़ी रीनेगोशिएशंस करेंगे जो हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसलिए प्राइमरीली आपका जो था ना, ये एक्सेस सप्लाई फॉर्म होना शुरू हुआ। बट एक तो है प्लानिंग का मसला कि हमने प्लानिंग सही नहीं की। एक है पाकिस्तान जस्ट डजंट कंज्यूम इनफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एवरेज पर कैपिटा अगर आप कंजम्पशन देखें इलेक्ट्रिसिटी की, पाकिस्तान में कोई 516 किलोवाट आवर है, और इंडिया में यही चीज इज मोर देन डबल, आई थिंक 1200 के करीब है, 1208 किलोवाट आवर्स टू बी एग्जैक्ट। सो इंडिया विच इज राइट नेक्स्ट टू अस, हमारे बिहेवियर बहुत सिमिलर है इंडिया से, उनकी हमसे ज्यादा डबल पर कैपिटा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की, हम इतना कंज्यूम करते ही नहीं है। अगर आप, जो मैं ग्रोथ की बात कर रहा था, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की डिमांड की अगर आप वो देखें तो कोई 6.5% ग्रोथ चल रही थी, लेकिन कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स होते हैं उनकी जो ब्रेक डाउन करते हैं वो दिखाते हैं डेटा, उसकी ग्रोथ सिर्फ 3.5% थी, राइट। तो पूरी अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज 6-6.5% से हो रही है, इनकी लेस देन हाफ से हो रही है। अब इसकी वजह क्या है कि आपने जब अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है, और रैंकिंग हमारी बहुत ही बुरी होती थी इन टर्म्स ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेस लॉसेस, वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता था कोई $18 बिलियन पर ईयर आप लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। तो उस वक्त जो इंडस्ट्री ने किया ना, विच वाज द स्मार्ट थिंग टू डू, उन्होंने अपनी कैप्टिव पावर बनानी शुरू कर दी, ठीक है, उन्होंने गैस लेनी शुरू कर दी, उससे प्राइमरीली अपने आप को बिजली प्रोवाइड करना शुरू कर दी, जस्ट टू हैव रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। तो 4-5 हजार मेगावाट जो है इस तरह हमारे निकल गए फ्रॉम द ग्रिड। इसको बोलते पहले ग्रिड पे होते थे, वो ऑफ ग्रिड चले गए अपने कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये इतना बड़ा चंक जो आपका डिमांड का, जो मैंने आपको बोला डेफिसिट जो 6,000 का होता था, उसमें से अगर 4-5 हजार इंडिपेंडेंट बन गए अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स के थ्रू, अब वो डिमांड वापस नहीं आ रही ग्रिड पे, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट हो गए, दे डोंट टू बी फेयर केयर अबाउट द ग्रिड। तो अभी जो निगोसिएशन हो रही है और बात हो रही है कि आप उनको वापस ग्रिड पे लेकर आए, और इंडस्ट्री जो सपोर्ट इश है वो इसलिए नथिंग बट नेशनल इंटरेस्ट, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनकी वजह से, नॉट रियली बट उनकी वजह से डिमांड इतनी कम हो गई है कि आपकी बिजली की कॉस्ट बढ़ गई है। एंड मे बी लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर. So the Pakistan story is being sold to them, but so understood. I think India is one example. Vietnam was another comparison. 2018 में I think World Bank की report ये आई थी, $14-18 billion का जो loss है, economic loss. We stood at 115 out of 137, I think, countries. Our ranking was 115 in terms of being unreliable for power. So yeah, long way to go. But completely understood. So off grid guy log demand का obviously deficit आया, and planning की वजह से भी there was differences. So ये तो आ गई as excess supply के बारे में बात. अब I would also want to discuss कि जो कॉमन आदमी है, जो एवरेज पाकिस्तानी है, उसका सबसे बड़ा मसला होता है, उसके घर में हमेशा एटलीस्ट 2 लोग होते हैं जो उसको हम हर 2 घंटे में याद दिलाते हैं कि यार इतने मिनट बाद जो है ना, इतने घंटे बाद जो है ना, या तो एसी का टाइमर लगा लो या बंद कर दो. This is very new to this part of the world. Like this doesn't, I'm not sure how many countries this happens. बट क्योंकि वो प्राइस का हमेशा रहा, एंड दिस इज नॉट ऑलवेज बीन द केस. किसी जमाने में तो धड़ाधड़ विंडो एसीज लग रहे होते थे, दैट्स अ डिस्कशन फॉर अ डिफरेंट डे. बट सो प्राइस हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम. द ग्रोइंग बढ़ती जो बिजली की कीमतें हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर पीपल, स्पेशली द काइंड ऑफ एंजाइटी दैट दे हैव टू फेस कि हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते बाद कोई ना कोई न्यूज आ रही होती कि ना नेपरा टैरिफ बढ़ा रहा है, व्हाटएवर. So ये issue है क्या, and what can we make of this? Like what's happening? जब excess supply है, so then what is this entire issue about this constant increase in electricity prices?
इसमें फिर लेट्स प्रोवाइड अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब बिफोर हम कैलकुलेशन में पढ़ें कि बिजली की प्राइस कैलकुलेट कैसे होती है कि आपने हमने इन्फ्लेशन की बात कर चुकी है, हमने ये भी बात करी है कि यूटिलिटीज पे आउटसाइड स्पेंड होता है एटसेट्रा। तो अर्बन में अगर आप वही जो हमने बास्केट कंजम्पशन बास्केट की बात कर चुकी है उसमें देखें तो कोई 4.5% अर्बन बास्केट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की है, ठीक है। तो आपकी महाना कंजम्पशन की 4.5% तकरीबन बिजली के बिल में जाती है। रूरल में थोड़ी कम है जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एज मच एक्सेस एज वेल टू इलेक्ट्रिसिटी। उनकी कोई 3.4% के करीब उनकी बास्केट का मेकअप इलेक्ट्रिसिटी का है। सो फर्स्ट थिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इन योर कंजम्पशन बास्केट। दूसरी चीज कि बड़ी कितने से है, पिछले साल से अगर मई के आप नंबर देखें कोई 22% इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज बढ़ चुका है, राइट। आई डिसएग्री विद के हर दूसरे दिन आते रहता है नेपरा के टैरिफ इंक्रीजेस, बिकॉज ये मसला है हमारे पाकिस्तान में कि टैरिफ इंक्रीजेस डोंट हैपन फास्ट इनफ, ठीक है। अब इनकी भी अब थोड़ी देर में बात करते हैं। ऑल्सो थिंक अबाउट कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है, जैसे मैंने बोला सिंगल बायर हमारा मॉडल है, तो वो जब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ट्रांसफर करते हैं ना, वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं ट्रांसफर करते हैं। तो हर इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट जो है और ऑन एवरेज, मतलब ऑब्वियसली थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है, कुछ हाई एंड कंज्यूमर्स को ज्यादा चार्ज करते हैं, लो एंड को बहुत ही कम करते हैं, लेकिन एवरेज अगर आप सब्सिडी देखें ना 2021 अभी जो निकली थी लेटेस्ट, जो आप बात करें कि टैरिफ पड़ा था, तो उसमें भी अगर आपकी कॉस्ट कोई इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 16 रुपए पर किलोवाट आवर आई है, ऐसी कुछ है। उसमें से 1 पॉइंट समथिंग रुपीज वाज एक्चुअली सब्सिडाइज्ड। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर अगर मैं देख लूं, 1.85 किलोवाट आवर इज सब्सिडाइज ईच टाइम। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, ऑन एवरेज रिमेंबर कि इलेक्ट्रिसिटी अभी भी जो महंगी है वो सब्सिडाइज होके आपके पास आ रही है, ठीक है। और ये सब्सिडी समवन हैज टू पे इवेंचुअली, ये भी गवर्नमेंट के खजाने में जाती है। जस्ट टू गिव यू सम बेंचमार्क्स, और अब हम डॉलर टर्म से बात करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके बाकी कंट्रीज से। 2018 की एंग्रो की स्टडी थी जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कंपेयर करी, एंड यू विल सी कि हमारी इंडस्ट्रियल प्राइस व्हिच यू हियर अबाउट अ लॉट कोई 11.8 सेंट्स पर किलोवाट आवर थी, जबकि रीजनल एवरेज और कंपेरेबल एवरेज अगर आप देखें कोई 9.3 सेंट्स पर किलोवाट आवर थी। सही है, 9.3 वर्सेस 11.8 बहुत बड़ा फर्क होता है व्हेन यू कम टू एक्सपोर्टिंग, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इतना बड़ा मार्जिन है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में, विच इज यूजुअली अ ह्यूज इनपुट कॉस्ट, और किसी कंपेटिटर की उसमें अगर आप कंपेरेटिव इलेक्ट्रिसिटी रेट्स देंगे तो आप एक्सपोर्ट इतनी आसानी से नहीं कर सकते। सो टाइड बैक टू अदर कन्वर्सेशंस वी हैड, इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने काम किया। आई थिंक ड्यूरिंग कोविड 7.5 सेंट्स पे दे रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, अब जाके मेरे ख्याल से 9 सेंट पे लेकर आ रहे हैं वो, थोड़ी और बढ़ा रहे हैं। बट इसमें बेसिकली मसला था, व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग राइट नाउ बिकॉज हम इन्फ्लेशन की बात करें, इस रेजिडेंशियल का क्या मसला है। तो रेजिडेंशियल की अगर आप देखेंगे ना 28% हायर देन एवरेज है पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। तो हमारी कोई 12 सेंट्स पर किलोवाट आवर आई थी और एवरेज थी कोई 9.4 सेंट्स पर किलोवाट आवर। तो ये बहुत ही मैसिव डिफरेंस है। सो नॉट ओनली इज योर प्राइस इंक्रीजिंग, it is already higher by around 30% from regional or other comparable countries. तो ये बहुत बड़ा आई थिंक मसला आपका जनरली रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर अभी बात करना हम शुरू करें कि इस इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की इतनी हाई क्यों है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, और ब्रेकअप थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। सही है, पहली बात तो समझने की ये है कि 60 to 80% ऑफ योर कॉस्ट इज डॉलर डिनोमिनेटेड। तो आपने पहली चीज तो करी 2018 के, मैं अभी आपको डेटा दिखा रहा था, हमने आई थिंक थोड़ी सी बात कर चुकी है पहले कि डिवैल्यूएशन नहीं थी हमारी। सो डिवैल्यूएशन का मतलब अगर डॉलर 110 या 100 से 160 तक चला गया, दैट्स व्हाटएवर 50% अगर डीवैल्यू हो गई करेंसी, तो ये कॉस्ट जो है टेक्निकली शुड हैव गॉन अप बाय 50%, मतलब लेस देन 50%, क्योंकि 60% डॉलर डिनोमिनेटेड बट सिग्निफिकेंटली अप क्योंकि सिर्फ डॉलर आपका बढ़ गया, ठीक है। तो ये पहली बात है। अब ये हाई इतना क्यों है आपका डॉलर डिनोमिनेटेड, बिकॉज आप इंपोर्ट बहुत से फ्यूल्स करते हैं। जो आप फ्यूल्स यूज करते हैं, हमारी इंडिजनाइजेशन इसको कहते हैं कि आप लोकल फ्यूल्स कितने यूज करते हैं। आई थिंक वी आर अराउंड 30-40% ऐसी कुछ हमारी इंडिजनाइजेशन है।
yeah, 60% actually, and you have to take it to 90%. I think those are the right numbers in terms of कि हम लोकल फ्यूल्स कितना यूज करते हैं. सो बाकी जो सारे हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल्स. ठीक है, एनर्जी कॉस्ट मेक्स अप रफली 35% ऑफ योर टोटल ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट. 35% ये हो जाती है. तो आप पहले तो सोच लें कि टोटल जो आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसमें 35% कंपोनेंट आपका एनर्जी का आएगा, और वो डॉलर डिनोमिनेटेड तो बहुत ज्यादा डायरेक्टली है. दूसरी बात है आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स का भी बहुत, अगर अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि 40% ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी इज कैपेसिटी पेमेंट्स. अब ये कैपेसिटी पेमेंट्स होती क्या है? हमने एक्सेस सप्लाई की पहले बात करी है, ठीक है, कि हम ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अपोज टू व्हाट वी नीड. जब आप ये अग्रीमेंट साइन कर रहे थे ना, आपने बेसिकली जो साइन करी है अग्रीमेंट्स वो आपने किए टेक और पे. ठीक है, जिसका मतलब आप भले आप वो बिजली मुझसे लेते हैं कि नहीं लेते, मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे. राइट, देयर इज अ फिक्स्ड कैपेसिटी चार्ज कि मैंने एज अ पावर प्रोड्यूसर रिस्क लिया है आपके साथ एक काम करने में. भले आपने मुझे सॉवरेन गारंटी दी हुई है उसके साथ, विच मींस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल बैक द पेमेंट्स चाहे जो भी हो जाए. ठीक है, तो टेक्निकली आपका रेट थोड़ा कम होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, क्योंकि थोड़ा रिस्क फ्री इश सा हो जाता है. लेकिन गिवन पाकिस्तान अभी भी आप देख रहे हैं, अभी रिनेगोशिएट कर रहे हैं एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ऐड करके जो उस वक्त रिटर्न्स की एग्रीमेंट हुई थी उसके हिसाब से आपको कैपेसिटी चार्ज तो पे करना ही करना है, रिगार्डलेस ऑफ इफ यू टेक इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. हेस्को इज अ वेरी गुड एग्जांपल. अगर आप बिजली का बिल ब्रेक डाउन करना शुरू करें, हेस्को की बहुत, आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, और उनका कैपेसिटी चार्ज आप देखेंगे बहुत ज्यादा है. ठीक है, बिकॉज कैपेसिटी चार्ज और एनर्जी चार्ज और ये सारी जो मैं चीजें बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होंगी? वो कैलकुलेट होंगी, टोटल कॉस्ट लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, जब यूनिट्स ही कम होंगे बिकॉज ऑफ डिमांड इन हेस्कोस केस, बिकॉज ऑफ इश्यूज विद डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप वो यूनिट जब कम होंगे वो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर की वजह से वैल्यू बढ़ते रहेगी. पर यूनिट अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊं तो वो कॉस्ट विल सीम हायर बिकॉज आपकी यूनिट्स कम है. तो ये बेसिकली दो चीजें बड़ी आपको सोचने की है कि एनर्जी प्राइस इज ऑब्वियसली मोस्टली इंटरनेशनली लिंक्ड, और कैपेसिटी चार्ज इज समथिंग दैट यू कमिटेड टू, और उससे निकलना थोड़ा मुश्किल है. अभी हो रही है थोड़ी नेगोशिएशंस, बट लेट्स सी हाउ we end up with those. Understood. You mentioned capacity payments and the fact कि काफी लोग सुनते हैं, न्यूज पे पढ़ते हैं वो बहुत सारी चीजें, so they become fascinated कि ऐसा हो, what this is about. Another thing people have heard a lot about recently especially is कि गवर्नमेंट जो है एक चीज पे काम कर रही है to clear up something called circular debt. कि भाई इतनी पेमेंट हो गई, इतने बिलियन की पेमेंट हो गई है, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला है और ये काफी सालों से रह चुका है, और ये गवर्नमेंट ज्यादा इजाफा कर रही है उसमें, ये इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर सेंट्रल डाउन टू वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द पावर सेक्टर, व्हिच इज सर्कुलर डेट. हैविंग सेड दैट, हैविंग गिवन अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट पीपल माइट हैव हर्ड, व्हाट एक्चुअली इज सर्कुलर डेट एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड सर्कुलर डेट? मैं इससे पहले और कॉन्टेक्स्ट दूंगा पहले, राइट, जस्ट टू ब्रेक डाउन सर्कुलर डेट, एंड आई थिंक पूरी कॉन्वर्सेशन जो है हमारी एंड में इवॉल्व होगी इनटू सर्कुलर डेट. इसके मैंने हेस्को की बात करी, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, राइट. सो बाकी जो दो थोड़े बहुत कंपोनेंट्स है ना ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, अगर मैं वापस जाऊं, द नेक्स्ट बिगेस्ट चंक 13-14% इज टी&डी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ठीक है, अब उसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमें पता ही है कि हेस्को फॉर एग्जांपल विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. उनके लॉसेस होंगे, लाइन, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, इन दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं, लाइन लॉसेस होते हैं एक्सेट्रा, तो उसमें लॉसेस होंगे. तो ये तो क्वेटा फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें, क्वेस्को जो है उसका कवर्ड एरिया जो है ना कोई 300,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है. ठीक है, विच इज like 40% of Pakistan is covered by I think that would be the right math, by Queta's energy supply company. ठीक है, अब वो बलोचिस्तान पूरा कवर कर रहे हैं, उनकी लाइन लॉसेस एक्सेट्रा बहुत ही मुश्किल है उनको 100% फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना. तो इसमें जो है नेपरा जो है हमारा रेगुलेटर वो अलाउंस देता है. ठीक है, ऑन एवरेज अलाउंस हमारा कोई 16% के करीब है, बट
ऑलमोस्ट ऑलवेज इस अलाउंस को एक्सीड करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, ठीक है। तो सर्कुलर डेट का पहला कंपोनेंट जो आता है ना, वो एक्चुअली आता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इनएफिशिएंसी से। एक इनएफिशिएंसी आ गई ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो एक्सीड करते हैं उससे। दूसरी आती है रिकवरीज पे, ठीक है। अब जो नेपरा ये जो टैरिफ कैलकुलेशंस करती है वो सब करती है, और ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा था, वो जो कॉम्प्लिकेटेड मैथ करके आपको व्हेन दे स्पिट आउट अ नंबर, वो अस्यूम करते हैं रिकवरी 100% होगी। अगर मैंने सेलन को बिजली दी है 40,000 रुपए की महीने में, वो मुझे 40,000 रुपए ही वापस देगा, ठीक है। तो ये पहला अजम्पशन होता है नेपरा का। दिस इज नेवर ट्रू एज वेल, ठीक है। वो पाकिस्तान के आप डायनामिक्स देख लें, कुंडे का हमें पता है कि क्या सिस्टम चल रहा होता है। सम पीपल आर जस्ट नॉट गोइंग टू पे। आप क्वेटा फॉर एग्जांपल, अगर बलूचिस्तान का एग्जांपल देख लें, उनके हैं बहुत सारे एग्रीकल्चरल यूजर्स और बहुत दूर दराज इलाकों में, ठीक है। उसकी आप रिकवरी करने में कॉस्ट ही इतनी पड़ जाएगी कि आप बोलते हो यार चलो भाड़ में जाओ, ठीक है। डिफॉल्टर्स की जो लिस्ट है उसमें अगर आप देखें तो आई थिंक 40-50% कम फ्रॉम क्वेटा, टोटल डिफॉल्टर्स जो आपके आते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स। और मुश्किल है उधर मतलब ट्रैक करना, तो इट्स अ बिट अंडरस्टैंडेबल हाउ ऑल ऑफ दैट हैपेंड। ऑब्वियसली इन चीजों को इम्प्रूव करना है हमें। इनकी तो क्वेटा की रिकवरी जो ओवरऑल आ जाती है वो कोई 80% के करीब आती है, सो 20% लेस देन व्हाट नेपरा इज एक्सपेक्टिंग। तो इन दो इनएफिशिएंसीज की वजह से आपका सर्कुलर डेट बिल्डअप होना शुरू होता है, ठीक है। लेट मी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, लेकिन मैं फिर सबको कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। आपने मुझे बोला कि नेपरा टैरिफ बहुत हर दूसरे दिन एडजस्ट कर रहा होता है, बट नेपरा एक्चुअली डजंट एडजस्ट फास्ट इनफ। आप सोचें एनर्जी प्राइसेस कितनी जल्दी चेंज होती हैं। आपकी पेट्रोल प्राइसेस आर रिवाइज्ड नाउ एवरी 2 वीक्स, ठीक है। आपकी बिजली की प्राइस हर 2 हफ्ते में एडजस्ट नहीं हो रही होती, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकली बहुत इंपॉसिबल होता है बिजली की बिजली का रेट हर 2 हफ्ते में चेंज करना, राइट। तो वो डायनामिक प्राइसिंग एज सच नहीं होती, और महीनों या सालों डिले होता है। एक्चुअली 2019 के बाद आई थिंक 2021 में टैरिफ एडजस्टमेंट होती है। कुड बी स्लाइटली रॉन्ग, बट इतनी कोई लैग होता है आपके एडजस्टमेंट में। ये जो एडजस्टमेंट है ना, इसके भी पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, या फिर समवन हैज टू बेयर दिस कॉस्ट। तो ये एक और कंपोनेंट बन जाता है सर्कुलर डेट का, ठीक है। उसके ऊपर आपने अगर आप सोचना शुरू करें कि 1 सेकेंड, सो इफ यू थिंक अबाउट ये पूरा डेट बिल्डअप हो रहा है, उसमें लिक्विडिटी अनलॉक करने के लिए, सो आपको पैसे, किसी गवर्नमेंट को पैसे तो देने ना, मतलब पीएसओ कैसे चलेगी अगर उसको एंड में पैसे नहीं मिलते। जो मैंने जेनकोस की आप बात करें, वो कैसे चलेंगी अगर उनको पैसे नहीं मिलते। तो उनको भी थोड़ी लिक्विडिटी, पैसे प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट लोन्स लेती है। अब गवर्नमेंट लोन्स लेती है थ्रू दिस थिंग कॉल्ड अ पावर होल्डिंग कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट की अपनी बुक्स पे नहीं आती। तो उससे उन्होंने लोन्स लेने शुरू करे। उसकी आपको फिर फाइनेंस कॉस्ट देनी पड़ती है, इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ता है, लेट पेमेंट फीस देनी पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं विच आर एडिंग अप। मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज करती है हमारी बिजली, ठीक है। बट गवर्नमेंट के जब का सारा इतना चल रहा होता है, वो सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं कर पाती सीपीपीए को। तो ओवरऑल अगर आप ये स्ट्रक्चर देखना शुरू करें ना, तो आपको समझ में आएगा डिस्कोर्स से मसला शुरू होता है, ठीक है। तभी मैं डिस्कोर्स की इतनी डिटेल में बात कर रहा था। I think around 60% till last time the numbers were released in 2018-19, उस वक्त 60% of circular debt was because of discourse, ठीक है। उनकी जो inefficiencies है, उन्हीं की वजह से 60% आपका circular debt चल रहा था। अभी हम numbers की थोड़ी सी बात करते हैं, but in percentage terms आप ये सोचें। दूसरा बड़ा component जो था, वो था ये delayed tariff adjustments का, कि आपने डिले करके टैरिफ बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं रहे, आप उसकी कॉस्ट पास ऑन नहीं कर रहे, वो कॉस्ट बेयर करने के लिए जो पेमेंट करनी है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट आई वुड से इज द सब्सिडीज जो आपको पे करनी होती है, वो नहीं पे कर रहे, और उसके बाद नॉन पेमेंट चार्जेस और फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह उसके ऊपर आ जाती है। इंटरेस्टिंगली अगर आप एंड में 2020 में अगर आप देखें तो 2.1-2.2 ट्रिलियन आपकी सर्कुलर डेट हो गया था, which is not recognized in public debt, by the way। हमने गवर्नमेंट डेट की बात कर चुकी, ये 2.2 ट्रिलियन इज नॉट काउंटेड इन, तो ये 5-6% ऑफ जीडीपी है, इट्स नॉट काउंटेड इन गवर्नमेंट डेट। तो इसका 50% जो है इज बाय
held by CPPA, which is the central buyer हमने जिसकी बात करी थी, जो basically डिस्कोस से पैसे लेके जेनकोस और NTDC इन सबको प्रोवाइड कर रहा होता है. ये सेंट्रल बाइंग एजेंसी जो है इसमें 50% डेट अभी पार्क हुआ हुआ है. तो अगर पेमेंट्स आपको देनी शुरू करनी पड़ेंगी, आपको सीपीपीए के से या गवर्नमेंट से लेके सबसे पहले तो आपको आईपीपीज और ये जेनकोस जो है इनको पैसे रिलीज करने पड़ेंगे, ताकि ये जो है फिर आगे जाके पार्को पीएसओ इन सबको पैसे रिलीज करना शुरू करें. बट ऑल ऑफ इट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द वैल्यू चेन फ्रॉम द डिस्कोस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए. बाकी 50% ऑफ सर्कुलर डेट, एंड फॉर मी इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इज कि वो पावर होल्डिंग कंपनी जो बनाई थी उसमें 50% डेट पार्क हुआ है आपका. सो इन सिंपल टर्म्स, जो आपका डेट अक्यूमुलेट हो रहा है उसको पे ऑफ करने के लिए या उसके एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आपने जो डेट लिया है, दैट नाउ मेक्स अप 50% ऑफ द ओवरऑल डेट. बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं ये वैसे, इफ पीपल स्टार्ट लुकिंग एट इट, बट जनरली दिस इज द फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट. ये काफी टाइम से काफी मसला रहा है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट दे आर प्रायोरिटाइजिंग, कि ये क्लीन अप हो सके, वरना दिस इज लाइक क्लॉगिंग द एंटायर वैल्यू चेन. जब किसी के पास लिक्विडिटी नहीं है, सभी फंसे हुए हैं. So that's a very good way to sort of conclude. I think secular debt has been one of the key things that people look towards news sources, towards group, let's say search engines, to look up कि यार एक तो secular debt है क्या, और पाकिस्तान की current हालात क्या हैं, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, why is it being prioritized, why is it such a big issue. So great way to conclude, Faiz. We discuss कि पाकिस्तान का स्टेट है क्या इलेक्ट्रिसिटी का, what are the dynamics of demand, what supply. There is surprisingly an excess amount of electricity. हम लोग यहाँ तक पहुंचे क्यों हैं, प्राइस का क्या है. Surprisingly, I found out today from discussing with you कि NEPRA is actually not doing these tariff adjustments quickly enough. But NEPRA चाहती भी तो government doesn't let it Yes. Do it. It clashes with populist decisions. आपको सर्कुलर डेट बेसिकली अगर आपको सॉल्व करना होगा, एंड में जो मैंने बोला मसला डिस्कोस से शुरू होता है, डिस्कोस का मसला रिकवरी से शुरू होता है, तो उनको बेसिकली टैरिफ बढ़ाना ही पड़ेगा या फिर रिकवरी बढ़ानी पड़ेगी. अपनी टीएनडी लॉसेस, जो ट्रांसमिशन लॉसेस उनको कम करनी पड़ेंगी, बट दे विल हैव टू रेज टैरिफ्स. आईएमएफ की भी जो कंडीशन है, इट्स टू एडजस्ट टैरिफ्स एज सून एज पॉसिबल, और रिकॉग्नाइज, ये जो मैंने बोला कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ये पीएचपीएल होल्डिंग कंपनी की जो डेट है, इसको आपको पब्लिक डेट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ताकि आप इसको पे ऑफ करना शुरू करें कमर्शियल बैंक्स को. Interestingly, let's say maybe not very soon, but it is inevitable. So great. क्या है सीन पाकिस्तान का, बिजली का प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ता है, एक्सेस सप्लाई तक हम कहाँ पहुंचे, सेक्युलर डेट क्या है और ये इशू क्यों है और इसको समझना क्यों जरूरी है. Great way to sort of conclude this. I hope everybody has, through this 30-minute episode, has a much clearer understanding of कि पाकिस्तान का बिजली का मसला क्या है और आज से 3 साल पहले क्या था. So that transition that Pakistan has seen, वो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 2-3 साल पहले बिजली का मसला पता हो, the story is dramatically different. And so this is a good way for you to get started on it. It is complicated, but hopefully this serves as good fodder for you to think about. Thank you so much, Faiz, for being with us today again. And until next time, which would be episode 10, Allah Hafiz.